जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी जो फ्रेंडली नेशन है उससे 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। और ये ऑफिशियली स्टेटमेंट उनका है जो बताता है कि इंडियन एयरफोर्स की जिस तरीके से स्क्वाड्रंस की संख्या गिरती जा रही है और चाइना पाकिस्तान का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसमें एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। वर्तमान में आप सबको मालूम है हमारे पास 31 स्क्वाड्रंस है, 42 की जरूरत है। चाइना के पास J-20 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है, पाकिस्तान को भी मिल जाएगा J-35। यही वजह है कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदना भारत के लिए एक इंटरिम सॉल्यूशन बन गया है। और इस रेस में दो देशों के फाइटर जेट्स जो सबसे ऊपर हैं वो है अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57E। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था, भारत बोल चुका है कि हम रशिया के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील्स नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि भारत अमेरिका के F-35 की तरफ जा सकता है। और आपको मालूम ही है कि भारत ने Su-57E को लेकर पहले भी कई सारी बातें कही हैं और पहले तो FGFA प्रोग्राम में ही भारत रशिया की बातों पर एग्री नहीं हुआ। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, रशिया कम से कम आपके साथ ये बात तो शेयर करता है कि वो क्या चीज़ देगा क्या नहीं। अमेरिका तो आपको कुछ नहीं देगा, केवल एक फाइटर जेट के अलावा, और बाकी के उसको जो मेंटेनेंस लॉजिस्टिक वो सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। और हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से रॉयल नेवी का F-35 कितने दिनों से भारत में पड़ा हुआ है। तो चीज़ें हैं, भारत को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा AMCA फाइटर जेट नहीं आ जाता तब तक हमारे पास कुछ ना कुछ संख्या में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स होने चाहिए। मतलब साफ है कि भारत की प्रायोरिटी AMCA तो है ही, लेकिन 5th जनरेशन का जो गैप आ रखा है उसे भरने के लिए फाइटर जेट्स तो खरीदने पड़ेंगे, वो भी 5th जनरेशन के। और सीधी सी बात है दोस्तों, भले ही हमारा Su-30 MKI, राफेल, मिराज, तेजस मार्क 1 हो या मार्क 2 हो, यह स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। तो इसी चीज़ की वजह से ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट का इतना मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, भारत ने अपने AMCA प्रोजेक्ट पर काम काफ़ी तेज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अब भारत का जो अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट है वो हकीकत बनेगा। बाकायदा AMCA प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट 3 से 6 महीनों में दिया जाएगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अभी तक AMCA में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे CCS की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई थी इसके प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए PPP मॉडल के लिए मंजूरी दे दी थी। इवन HAL के अलावा टाटा, L&T जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसमें बोली लगा सकती हैं। और पिछले महीने जून में ADA ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया है और 16 अगस्त 2025 तक सभी कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जो भी कंपनी सेलेक्ट की जाएगी वो 5 प्रोटोटाइप बनाएगी नहीं बल्कि उनके उड़ान परीक्षण और इवन सर्टिफिकेशन भी करेंगी। 2028 तक पहला प्रोटोटाइप बनाना होगा, 28 से 29 के बीच पहली उड़ान करनी है, 2034 तक सारे ट्रायल्स पूरे हो जाने चाहिए और 2035 में इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल होना चाहिए। शुरुआती इंजनों की बात की जाए तो AMCA मार्क 1 में F414 इंजन लगेगा, AMCA मार्क 2 में DRDO, और हो सकता है कि फ्रांस की कंपनी के साथ वो लोग कोलैबोरेशन करे एक नए स्वदेशी इंजन को बनाने को लेकर। तो AMCA मार्क 2 में भारत का स्वदेशी इंजन लगेगा। अभी दोस्तों ये बात क्लियर हो जाती है कि भारत अब तेजस के बाद एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। AMCA प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में दिया जाएगा और फिर इसके बाद इस काम में काफ़ी तेजी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों HAL की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है, उनके स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर जिसे कि हम IMRH कहते हैं। HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब इस प्रोजेक्ट के लिए खुद की इंटरनल फंडिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये बात दोस्तों HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील कुमार जी ने कही है। IMRH दोस्तों 10 से 12 टन का हेलीकॉप्टर होगा जिसका इस्तेमाल तीनों ही आर्म फोर्सेस करेंगी। इसका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, स्पेशल फोर्सेस और डिजास्टर रिलीफ में किया जाएगा। और इवन दोस्तों ये 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। कहा ही जा रहा है कि इसकी पहली उड़ान 2028 के बीच हो सकती है और इंडियन आर्म फोर्सेस में 2032 में शामिल हो सकता है। इसमें 2 इंजन लगे होंगे जिसमें कि साफरन आयोडीन H1 शक्ति का एडवांस वर्जन या फिर नया स्वदेशी इंजन लगाया जा सकता है। इसमें ग्लास कॉकपिट, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, कंपोजिट मटेरियल से बना हल्का का स्ट्रक्चर होगा और नेवी वाला जो वेरिएंट होगा उसमें फोल्डेबल ब्लेड प्लस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम होगा। भले ही अभी 4,000 करोड़ रुपए HAL अपनी जेब से लगा रहा है जिसमें कि डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग इनके जरिए की जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का कुल खर्चा आएगा 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए के बीच। और इवन ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा और HAL को इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत में ही 200 से ज़्यादा यूनिटें बनाई जाएंगी, साथ ही एक्सपोर्ट भी इन्हें किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों IMRH के आ जाने से हमारी निर्भरता रशियन Mi-17 और अमेरिकी चिनूक पर कम हो जाएगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में खुलासा किया है जो कि अनमैन्ड फोर्स प्लान है, जिसके तहत अगले 3 से 5 सालों में इंडियन एयरफोर्स में 30 से 50 ड्रोन्स को शामिल किया जाना है और इसे स्पेशली दोस्तों भारत, चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ड्रोन खतरों का जवाब देने के लिए तैयार कर रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में जो 3 तरीके के ड्रोन शामिल किए जाएंगे
उनमें छोटे यूएवी जिनका इस्तेमाल टैक्टिकल ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी और निगरानी के लिए किया जाएगा, वो भी तुरंत। इसके अलावा जो दूसरे ड्रोन होंगे वो मेल कैटेगरी के यूएवीज होंगे और जो तीसरे टाइप के ड्रोन होंगे वो होंगे हेल क्लास के यूएवी। आपको एक चीज मैं बता दूं कि चाइना और पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा मॉडर्न यूएवीज हैं। इवन कहा जा रहा है कि ये जो 3 टाइप के ड्रोन शामिल किए जाएंगे वो जीपीएस फ्री नेविगेशन वाले होने चाहिए, यानी कि जैमिंग से इनका बचाव रह सके, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस होने चाहिए और एआई के जरिए ये अपने लक्ष्य को सेलेक्ट कर सकते हो, उन पे हमला कर सकते हो। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स का ये जो अनमैन्ड फोर्स प्लान है वो वाकई में भारत की आधुनिक युद्ध की नई दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इन तीनों टाइप के ड्रोन्स का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स अपने तीनों फ्रंट में कर सकती है, एक साथ इनके जरिए लड़ सकती है। चीज़ें बहुत है दोस्तों, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों आखिरकार एचएएल ने उस बात से पर्दा उठा लिया है जिस पर अक्सर ये कहा जा रहा था कि भाई तेजस मार्क 1 तो रेडी हो रहा है, लेकिन उसकी बीवीआर क्षमताओं को सीमित कर दिया गया है। रीज़न कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल इसमें इंटीग्रेट नहीं की गई है। जहां मैंने खबर भी पढ़ी थी उसमें ये भी दिखाया जा रहा था कि डीआरडीओ और एचएएल के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जा रही है। इसी वजह से तेजस मार्क 1 में अभी तक अस्त्र मिसाइल को नहीं लगाया गया है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं दोस्तों, इस तरीके की खबरें तो आती रहती है, लेकिन अब फाइनली एचएएल की तरफ से बात सामने आ गई है कि अगस्त 2025 में तेजस मार्क 1 से पहली बार अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का लाइव टेस्ट फायर किया जाएगा और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर ये अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई ये जो मिसाइल है, यानी कि अस्त्र मिसाइल, उसका पहले ही तेजस मार्क 1 और सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक टेस्ट हो चुके हैं। और ये टेस्ट दोस्तों ये बात साबित करेगा कि अस्त्र मार्क 1 तेजस मार्क 1 के ISRR के साथ मिलकर सही से काम कर सकती है या नहीं। ये टेस्ट अगर सफल रहता है तो तेजस मार्क 1 को फुल ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन दिलाने की दिशा में ये जो लास्ट स्टेप्स होते हैं उनमें से एक होगा। और इवन दोस्तों इससे तेजस मार्क 1 की जो एयर सिक्योरिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और तेजस मार्क 1 को अस्त्र मिसाइल मिलने से ये भारत के बॉर्डर एयरबेस पर एक मजबूत फाइटर जेट बन जाएगा। एचएएल का लक्ष्य है कि वो इस साल 12 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को देगा। चाइना की PL-15E मिसाइल दोस्तों अब सबको मालूम है कि भारत के पास ये सही सलामत मिली है और अब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है PL-15E मिसाइल पर कि इसका जो मलबा है वो मित्र देशों को दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों पाकिस्तानियों ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और 2 मिसाइलें लगभग सही कंडीशन में हमें मिली है। PL-15E जो है वो एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, रेंज 145 किलोमीटर है, इसमें ISRR और डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 2 मिसाइलें हमें पूरी सही सलामत मिली हैं उसमें हमें प्रपल्सन सिस्टम, गाइडेंस यूनिट, डेटा लिंक, ISRR सीकर, इन सब की जानकारी हमें मिल सकती है। बाकायदा डीआरडीओ ने इसका टेक्निकल जो विश्लेषण है वो भी शुरू कर दिया है और इसका एक बड़ा फायदा भारत को ये होगा कि भारत को चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी, गाइडेंस एल्गोरिथम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स समझने में मदद मिलेगी। ये चीन की मिसाइलों की कमजोरियों को पहचानने और उनसे कैसे जवाब दिया जा सकता है उसकी रणनीति विकसित करने में बहुत ही सपोर्ट करेगा। और इवन दोस्तों पहले से ही खबर आ रही थी कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ताइवान इसके मलबे को लेना चाहते हैं। इवन दोस्तों 5 आइस यानी कि US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी ग्रुप वो भी चाहते हैं कि भैया हमारे पास इस मिसाइल का एक्सेस हो। जापान को सबसे ज़्यादा खतरा PL-15 से ही है क्योंकि चाइना के J-20 के पास यही मिसाइल है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट बताती है कि भारत ने किसी फ्रेंडली नेशन को टूटा फूटा लेकिन महत्वपूर्ण जो मलबा है वो देने का फैसला किया है। हालांकि एक देश कौन है सामने नहीं आया है उसका नाम, आपको क्या लगता है वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इवन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मलबे हैं उसमें प्रपल्सन और गाइडेंस सेक्शंस के जो अहम हिस्से हैं वो दिए जा सकते हैं। PL-15 मिसाइल का मलबा मिलना दोस्तों भारत के लिए इंटेलिजेंस गोल्ड माइन की तरह है और इवन भारत अगर अपने दोस्तों की मदद करता है तो सीधी सी बात है इससे भारत की रणनीतिक ताकत और बढ़ेगी। वहीं इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने भारत को अपनी नेक्स्ट जनरेशन की स्काई सिटिंग 6 जनरेशन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की पेशकश की है और इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI और अन्य फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और इसमें 3 पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इवन ये जल्दी से अपने लक्ष्य को पकड़ने की क्षमता रखती है। इसका बेहतर टारगेट लॉकिंग है। इवन इसमें एडवांस RF सीकर जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है और इवन दोस्तों ये मिसाइल दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी टारगेट करने में सक्षम है। और इस मिसाइल के लग जाने से दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज में काफ़ी बढ़ जाएगी। इवन दोस्तों इसके जरिए दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और जैमिंग सिस्टम से भी निपटने में बड़ी मदद मिलेगी, खासकर कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ। वहीं दोस्तों भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमान जिसे कि RTEC कहा जाता है उसने एक बड़ा कदम उठाया जिसमें अब कहा गया है कि हर भारतीय सैनिक को 2027 तक ड्रोन ऑपरेशन का पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये घोषणा लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए जबरदस्त क्षमता दिखाई थी और अब भारतीय सेना ने तय किया है कि 2027 तक हर सैनिक को
ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा और ये आधुनिक सैनिक तीसरा हथियार होगा। इसके अलावा दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक अब हर महीने भारत को 2 F404 इंजन देगा, वो भी तेजस फाइटर जेट के लिए। इस बारे में जानकारी रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने दी है और इसके जरिए दोस्तों हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो डिलीवरी है वो टाइम पर हो पाएगी। इवन दोस्तों कहा तो ये जा रहा है कि भारत अमेरिका से ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम भी खरीद सकता है और इवन इसके लिए भारत अब अमेरिका को एक बड़ा ऑर्डर देने की योजना बना रहा है। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका से भारत MQ-9B ड्रोन तो ले रहा है, इसके साथ साथ NASAMS जैसी एंटी मिसाइल सिस्टम को खरीदने पर भी विचार चल रहा है। वहीं दोस्तों DRDO के अध्यक्ष ने बताया कि 49 किलोन्यूटन का कावेरी ड्राई इंजन का रशिया में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स शुरू हो चुका है, जिसके बाद इस इंजन को फ्लाइंग टेस्ट बेड पर लगाया जाएगा, यानी कि इसकी उड़ान परीक्षण किए जाएंगे। KD इंजन को दोस्तों खासतौर पर अनमैन कॉम्बैट एरियर व्हीकल्स के लिए डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि भारत का रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और फूफा यानी कि फ्यूचर अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट। फिलहाल तो कावेरी इंजन को जैसे मैंने कहा कि यूकैप प्लेटफॉर्म के लिए ड्राई वेरिएंट में ढाला जा रहा है, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के, और इसीलिए दोस्तों हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स इसके लिए किए जा रहे हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं जो ये जांचने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हाई एल्टीट्यूड जैसे कि हिमालय या स्ट्रेटोस्फीयर में ये कैसा परफॉर्मेंस देता है, उड़ान के दौरान तापमान, हवा की कमी और प्रेशर का असर इंजन पर कैसा होता है, इसकी टेस्टिंग होनी है। और अगर ये टेस्ट सफल होता है तो आने वाले सालों में भारत का खुद का कॉम्बैट ड्रोन इंजन तैयार हो जाएगा। वहीं दोस्तों अमेरिका को दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा झटका दे दिया है। दक्षिण कोरिया ने 36 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद को रद्द कर दिया है, जो सौदा करीबन $7 अरब का था। यहाँ पर दोस्तों दक्षिण कोरिया से हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। दरअसल दोस्तों दक्षिण कोरिया अब इस पैसे को ड्रोन टेक्नोलॉजी और अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म पर खर्च करेगा, ताकि भविष्य की युद्ध की रणनीति को तैयार किया जा सके। इवन ड्रोन कम लागत वाले होते हैं, जोखिम भी कम होता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस फैसले से एक और बड़ा फायदा दक्षिण कोरिया को ये होगा कि स्थानीय जो उनके डिफेंस इंडस्ट्री है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।